हेलो बच्चे पार्टी, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, पहले तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तब ये हमारा लॉ ये समझ में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P = m × v। मास इंटू वेलोसिटी जो क्वांटिटी होगी उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, खाली इसको मोमेंटम भी बोल देते हैं, लेकिन मोमेंटम दो टाइप का होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ फिलहाल लीनियर मोमेंटम पढ़ना है। तो लीनियर मोमेंटम हमारा होगा मास इंटू वेलोसिटी। सपोज करो एक बॉल है, इसका मास है m = 2 kg और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हमें लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। और लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 2 × 5, तो उसका लीनियर मोमेंटम आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे पार्टी, देखो ये ऐसे हम लीनियर मोमेंटम फाइंड करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, आप देखो कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। कंजर्वेशन का मतलब है फिजिक्स में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो उसको बोलते हैं कंजर्व। सपोज करो हमारी जेब में 100 रुपीज का नोट है, ठीक है, ना हमने उसमें से कुछ खर्च किया ना और उसमें हमने डाला, तो हमारी जेब में जो मनी है वो कंजर्व्ड है, उसको बोल देंगे कांस्टेंट है, कंजर्व। जो ना घटे ना बढ़े, ना इंक्रीज हो और ना डिक्रीज हो, उसको बोल देंगे हम कंजर्व। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। बस ये जो इसकी ये लिखा हुआ है, इसमें वर्ड जो लिखे ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। कंजर्वेशन किसका कंजर्वेशन? लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, किसका कंजर्वेशन? लीनियर मोमेंटम का। तो जो कंजर्वेशन के लॉ होते हैं उनमें वो एक क्वांटिटी पे बेस होते हैं अलग अलग। ठीक है, बस वो हमें याद करना है, बाकी डेफिनेशन तो यही हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बस ये हो जाएगा। कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट, कौन? लीनियर मोमेंटम, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में कांस्टेंट होगा। वो कंडीशन जितने भी हमारे कंजर्वेशन ऑफ लॉ होंगे उसकी कंडीशन होगी सबकी अलग अलग। ठीक है, तो इसकी भी एक कंडीशन होगी। ठीक है, देखो कंडीशन क्या होगी, बस वो कंडीशन हमें अलग अलग उसमें याद करनी है। इफ एक्सटर्नल फोर्स, ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0। बाहर से उस पर कोई फोर्स न लगा हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, देन टोटल लीनियर मोमेंटम of the system remains conserved और constant। remains conserved का मतलब है ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी देखो, अब से 300 साल पहले 3 centuries ago ये लॉ बनाया गया था। अब से 300 साल पहले से भी 300 years एगो ये रूल बनाया गया, तब से आज तक एक भी ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली नहीं देखी गई जिसमें ये रूल फॉलो ना हुआ हो। ठीक है, जो भी हमारी जितनी भी सिचुएशन होंगी उन सभी सिचुएशन में 2 अगर सिस्टम है या 3 सिस्टम है, उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, एक्सटर्नल ये कंडीशन है, एक्सटर्नल फोर्स 0 तभी वो लीनियर मोमेंटम उसका कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। देखो ये हमारी एक बॉल है, इसका मास है 2 kg और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? P1 = 5, 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक है, एक ये दूसरी बॉल है, इसका मास है 5 kg, ठीक है, और इसका वेलोसिटी है सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका में मोमेंटम कितना हो जाएगा? P2 = 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ये दो बॉल का एक सिस्टम है,
ठीक है, ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। अब अगर इसका हम टोटल मोमेंटम देखें, टोटल मोमेंटम कितना आएगा, टोटल मोमेंटम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 10 + 10 = 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इस पूरे सिस्टम का हमारा टोटल मोमेंटम आया 20, 10 इसका आया और 10 इसका आया। ठीक है, अब सपोज करो जैसे ये वाला है, इनका दोनों का आपस में कोलिजन हुआ है, दोनों का कोलिजन होने के बाद इसका और इसका दोनों का आपस में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद ये मास तो इसका उतना ही रहेगा 2 kg। ठीक है, सपोज करो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी वेलोसिटी ये मान लो 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को कोलिजन हुआ, ठीक है, उसने कुछ मोमेंटम इधर ट्रांसफर हो गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला ये बॉल है, इसका मास 5 kg और उसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इन दोनों का मोमेंटम देखो, दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों का मोमेंटम भी चेंज हो गया अभी ये। ठीक है, पहले जो मोमेंटम था अब इनका दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन जो टोटल मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं होगा। अब देखो इसका मोमेंटम कितना आएगा, P1 2 × 7.5 ये आ जाएगा 15, और इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा 5 × 1 कितना आ जाएगा 5। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, पहले कितना था 20। तो ये हमारी इस तरह से एक एग्जांपल है। ठीक है, जब कोई कोलिजन होगा या और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जो सिस्टम है हमारा उसका टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0। अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस पे हमने, तो फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी और इसकी या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, तो टोटल मोमेंटम फिर कंजर्व नहीं होगा। बस यही इसमें समझने वाली बात है। दोबारा फिर बताता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, लेकिन उसकी कंडीशन होगी, वो कंडीशन जरूर है। जैसे आगे आएगा कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, टोटल मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या टोटल मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसकी कंडीशन होगी। ठीक है, ऐसी सबकी अलग अलग कंडीशन होगी। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0 देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर एक की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिक्रीज हो जाएगी, टोटल उतना ही रहेगा उसमें। ठीक है, अगर वेलोसिटी एक इंक्रीज हुई दूसरी डिक्रीज होगी तो ओवरऑल जो होगा मोमेंटम प्लस करके उतना ही आएगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो 2 मास सिस्टम के लिए हम फॉर्मूला इसका ड्राइव करेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर 2 मासेस सिस्टम। एक सिस्टम है जिसमें 2 मासेस हैं। ठीक है, ये हमारा ये मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। ठीक है, और ये मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, अब देखो इसमें जो मेन बात समझने वाली है वो ये एक्सीलरेशन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एक ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है u या u1। कुछ देर के बाद t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1। ठीक है, ये u है और ये v है t टाइम के बाद। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u/t। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का किसी बॉडी का एक्सीलरेशन निकालना है तो वो होगा v - u/t। इसकी वेलोसिटी इनिशियल u है और फाइनल v है t टाइम के बाद, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा v - u/t। अगर मैं कहूँ ये u1 है और ये v1 है तो एक्सीलरेशन a1 कितना हो जाएगा, v1 - u1/t। अगर मैं कहूँ ये u2 है और ये v2 है तो ये कितना हो जाएगा, v2 - u2 हो जाएगा। तो बस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो
कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। डायग्राम बना देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। अब ये कोलाइड करती हैं, टू बॉडीज कोलाइड फॉर टाइम t, ये m1 m2 t टाइम के लिए कोलिजन करती है। ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और यहाँ पे ये कोलिजन हुआ है t टाइम के लिए, ठीक है, कोलिजन फॉर टाइम t के लिए ये हुआ है। अब आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये हो गई v2, कुछ भी हो सकती है, v1 है और ये v2 है। अब देखो इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है u1, फाइनल कितनी है v1 t टाइम के बाद, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा v1 माइनस u1 अपॉन t। और जब हमें एक्सीलरेशन पता होगा तो फोर्स भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t। आप देखो इस पे फोर्स निकाल लेंगे, ये हमारा फर्स्ट है और ये वाला सेकंड, ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस वाली बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा। किसने फोर्स लगाया, इसने, सेकंड ने। इसको हम बोल देंगे F12, F12 मीनिंग फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन, F12/2, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1/2। सेकंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट पे जो फोर्स लगाया वो 1/2 हो जाएगा। ऐसे इस पे जो फोर्स लगेगा 2 पे वो हो जाएगा F21, 2 पे जो फोर्स लगेगा F21, फोर्स ऑन 2/1। अब देखो ये हो जाएगा, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉल, एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट A1 कितना आ जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन t भी लिख सकते हैं, डेल्टा t भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाली बॉल का ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। और मास कितना है इसका m1। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास पता हो और एक्सीलरेशन पता हो तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो F12 m1 A1, किसका फोर्स निकालने हम F1 का, तो मास भी कौन सा लेंगे m1, एक्सीलरेशन भी कौन सा लेंगे A1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, m1 की वैल्यू तो m1 है, A1 की ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो F12 m1 v1 माइनस u1 अपॉन t आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही F21 फाइंड करेंगे, F21 फोर्स ऑन 2/1। तो A2 निकालना पड़ेगा, उसके लिए A2 हमारा हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t, v2 माइनस u2 अपॉन t। जब A2 आ जाएगा तो हम F2 भी फाइंड कर सकते हैं, F21 हो जाएगा m2 A2, F21 मतलब फोर्स ऑन 2, तो सेकंड का मास लेंगे और सेकंड का एक्सीलरेशन लेंगे, तो m2 ये हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा आ जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21। इसको इधर लिख दो, इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इधर भी आ सकता है। तो नो, ये एक्शन और रिएक्शन, एक फोर्स इधर को है तो एक इधर को है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इसको हमने नेगेटिव लिया है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो ये आ जाएगा m1 v1 माइनस u1 अपॉन t माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t माइनस, तो ये वाला माइनस पहले से है, ये वाला माइनस एज इट इज रख देंगे। हमने सिर्फ F12 F21 की वैल्यू पुट की है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे m1 की, देखो क्या आएगा m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m2 u2। अब जो v1 v2 है उनको एक साइड ले लेंगे और जो u1 u2 है उनको एक साइड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो u1 और u2 है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, उससे हमारा इनिशियल मोमेंटम आएगा, और जो v1 v2 है वो फाइनल वेलोसिटी है, उससे फाइनल मोमेंटम आएगा। तो जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा चेंज होने के बाद। तो इसको u1 को इधर लेके आ जाएंगे और v2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, तो दोनों v1 v2 एक साइड आ जाएंगे, और ये उधर आ जाएगा m1 u1 प्लस m2
U2। वैल्यू उनकी डिफरेंट हो सकती है लेकिन दोनों को प्लस करके उतना ही आएगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, तो M1 V1 ये फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम है, M2 V2 ये सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम है। इन दोनों को प्लस करके मोमेंटम आ जाएगा आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद ये टोटल मोमेंटम होगा और कोलिजन से पहले ये टोटल मोमेंटम होगा, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज करो ये 10 है ये 30 है, टोटल 40 हो गया। ये मान लो 20 है ये 20 है, तो ये भी 40 होगा, तो सम उनका इक्वल रहेगा। तो ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन था। ये हमने 2 मासेज के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल बीच के इसी बेस पे होंगे जो उसमें वैल्यू गिवन होंगी U1 U2 की और V1 V2 की वैल्यू पुट करके इसको कर देंगे। अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसमें विथ साइन लेंगे। ठीक है, एक को पॉजिटिव ले लेंगे और एक को नेगेटिव ले लेंगे। देखो ये करते हैं NCERT का एग्जाम्पल 9.6। एग्जाम्पल 9.6 ये है ए बुलेट का मतलब गोली बंदूक की। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। एक हमारे पास पिस्टल है या ठीक है पिस्टल है या हमारे पास गन है, गन से हमने बुलेट को फायर किया है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी गिवन है 150 फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। ये पिस्टल है, ये पिस्टल है। ठीक है, इसका मास है ये देखिए मास ऑफ बुलेट, पहले मास ऑफ बुलेट M1 ले लेंगे। M1 इज इक्वल टू 20 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 20/1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ बुलेट है। अब मास ऑफ पिस्टल M2 ये हमें गिवन है 2 kg। ठीक है, तो फायरिंग करने से पहले जब तक हमने उसको फायर नहीं किया है तो दोनों ये रेस्ट में है, ऐसे लगाया हुआ हमने, तो उसमें जो बुलेट की वेलोसिटी है वो भी 0 है और जो पिस्टल है उसकी वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, तो इसमें इसका जो U1 होगा, U1 की वैल्यू भी 0 होगी और U2 की वैल्यू भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ये रेस्ट में है। ठीक है, बुलेट भी रेस्ट में है और पिस्टल भी रेस्ट में है दोनों, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी 0 हो जाएगी। ऐसे हमने फायर नहीं किया है इसको। ठीक है, जब उसने फायर किया है, फायर करने से जो बुलेट है वो तो आगे की तरफ जाएगी और जो पिस्टल है उसमें पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो वो पिस्टल जिस वेलोसिटी से पीछे हटेगा उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने देखो बुलेट को हमने सपोज किया M1, इसकी वेलोसिटी हमारी U1 और इसको हमने M2 सपोज किया तो इसकी वेलोसिटी U2 होगी। तो आफ्टर फायरिंग ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट V1, ये गिवन है 150 मीटर पर सेकंड और हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ पिस्टल की वेलोसिटी V2 हमें फाइंड करनी है। बस इसमें ये समझने वाली बात है। अब ये हमारा फॉर्मूला है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। M1 कितना है 0.02 और U1 कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और M2 कितना है 2 kg मल्टीप्लाई 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद इसमें इधर वैल्यू पुट करेंगे M1 0.02 और V1 कितना है 150 प्लस M2 कितना है 2 और V2 हमें फाइंड करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो गए और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 3। ये 0 से 0 हट जाएगा, 15 टू 30, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस 2V2। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 2V2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2 यानी कि -1.5 मीटर पर सेकेंड। जब भी रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की वो हमेशा माइनस में आएगी, उससे पता लगेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो ये रिकॉइल वेलोसिटी। इसमें समझने वाली बात एक है बस कि बिफोर फायरिंग से पहले हमारा पिस्टल और बुलेट दोनों ही रेस्ट में है, अभी हमने फायर नहीं किया है, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। फायरिंग के बाद बुलेट आगे की तरफ जाएगी, उसकी वेलोसिटी हमने V1 150 गिवन है, और जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ आएगा, वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, उसको हमने V2 सपोज कर लेना है। देखो ये है एग्जाम्पल 9.7, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट। ठीक है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, ये एक कार्ट है, यानी कि ये ऐसी ये रेस्ट में है। ठीक है, इसका मास M1 मास कितना है इसका 40 kg, और इसकी वेलोसिटी गिवन है U1 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो कार्ट है ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी 0। और इसका मास भी गिवन है M2, इसका मास है 3 kg, और इसकी वेलोसिटी U1 0, क्योंकि ये रेस्ट में है। ठीक है, तो ये गर्ल इस पे जंप करती है, तो जब ये इस पे जंप करेगी तो ये दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज हर वेलोसिटी है, द कार्ट स्टार्ट मूविंग, एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फॉर वर्किंग इन द ओरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो जब ये इस पे जंप करेगी तो जंप करने के बाद दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगी। ये जंप करने के बाद, ठीक है, ये गर्ल जब इस पे जंप की इसने, ठीक है, तो दोनों एक साथ चलते हैं। अब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वही इसकी होगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब इसकी जो वेलोसिटी है V1 V सपोज करेंगे, और V2 हम V सपोज करेंगे। अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो V1 V2 होगा, लेकिन अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो एक साथ मूव करने की वजह से दोनों की वेलोसिटी हम सेम ले लेंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमें V फाइंड करना है। M1 कितना है 40, U1 कितना है 5, M2 कितना है 3, U2 कितना है 0, M1 40 V प्लस ये कितना हो जाएगा 3V। देखो M1 की वैल्यू है हमारी 40 और V1 की वैल्यू कितनी है V। ऐसे ही हमारी M2 की वैल्यू है 3 और V2 की वैल्यू है V। बस यही इसमें बात समझने की वाली है। जब ये गार्ड इस पे जंप करेगी तो जंप करने के बाद दोनों एक साथ मूव करेंगे। एक साथ मूव करने की वजह से दोनों ये इसी के ऊपर बैठी हुई है, तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब ये तो 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 200, और ये कितना आ जाएगा 43V। तो हम 43V इज इक्वल टू 200 और V की वैल्यू आ जाएगी 200/43 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।